हेलो सर, आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को बंद करना, बिजनेस को वाइंड अप करना। डिसोल्यूशन मीन्स बिजनेस। इस पार्टनरशिप वाली बुक के अंदर बिज़नेस को शुरू करने से लेकर अब इस लास्ट चैप्टर में हम आ गए हैं जिसका नाम है बिज़नेस को बंद करना। बिज़नेस की एसेट को बेचकर लायबिलिटी को पे ऑफ करके और बचे हुए पैसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो उसे कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के अंदर फर्म बंद नहीं होती, फर्म कंटिन्यू रहती है, जैसा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन रेशो। जो ये आपके जो प्रीवियस चैप्टर गए उन प्रीवियस चैप्टर के अंदर बिजनेस रनिंग रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता, केवल और केवल पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है। पर पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होकर नई पार्टनरशिप बन जाती है कि जब एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म पूरी तरह से बंद हो गई। उस फर्म पे लग गया हरीसन वाला ताला जो कभी ना खुलने वाला, बिजनेस कंप्लीटली ख़त्म। तो इस चैप्टर में हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। इस चैप्टर में से बेसिकली पिछले 2-3 सालों से जर्नल एंट्री ही आ रही है 6 मार्क्स में। जर्नल अकाउंट वाला तो नहीं आता, पर अकाउंट और एंट्री में दोनों बता रहा हूँ समझाने के लिए आपके लिए। ये रहा जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, हम अपनी सभी एसेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल हैं, क्योंकि बिजनेस को बंद करना है तो यहाँ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जेड लगा लो या एस, एक ही बात है, वो रियलाइजेशन और रियलाइजेशन दोनों ही हैं। रियलाइज़ करना मतलब बेचना। तो इस रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं, तो इसका नाम है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन नहीं है, वो बनता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अंदर, पर इस वाले चैप्टर में बनता है रियलाइजेशन। तो सबसे पहला काम, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट, 1 to all, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, लेकिन कैश और बैंक को छोड़कर, कैश बैंक बैलेंस को छोड़कर और एक पीएनएल के बैलेंस को छोड़कर, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के और पीएनएल के बैलेंस को छोड़ के। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, पता चलेगा। तो जब हम सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। 1 to all, जितनी भी एसेट्स हैं उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट से एसेट खाली और उसे हमने रियलाइजेशन में डेबिट में डाल दिया, लेकिन इनको छोड़ के, क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में चला जाएगा और जो पीएनएल का बैलेंस है वो एक तरह का लॉस होगा, क्योंकि एसेट साइड पे जो पीएनएल होता है वो लॉस होता है। ये लॉस पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड पे बढ़ जाएगा। पहली एंट्री, सारी एसेट 1 to all, जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। व्हेन ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी हैं उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सर आउटसाइड मतलब वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट हमने आउटसाइड पार्टी को करनी है, उसे हम कह रहे हैं आउटसाइड लायबिलिटी। और एंट्री क्या बनाएंगे हम, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी एसेट
रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र, सारी एस लाइबिलिटी आउटसाइड वाली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो एंट्री बनेगी आउटसाइड लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन सावधान, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट पार्टनर कैपिटल, एक्सेप्ट पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, रिजर्व एंड प्रॉफिट को छोड़ के, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, लोन डायरेक्टली बैंक में पे होगा और रिजर्व एंड प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, मिसेज लोन, तो उन सबको हम आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। फाइनली अब हम क्या करेंगे? एसेट को सेल आउट करेंगे, एक एक करके एसेट को बेचेंगे। तो जब हमारे बिजनेस में एसेट को सेल किया जाएगा तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट बिक गई तो कैश या बैंक डेबिट हुआ क्योंकि बिजनेस में पैसे आए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में एसेट डेबिट हुई थी ना, तो जब बेच देंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट से रियलाइजेशन क्रेडिट में चला गया। अगर इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट एनी एसेट, अगर किसी एसेट के बारे में ना बताया गया हो कि वो एसेट बिकी या नहीं बिकी, तो अगर वो टेंजिबल है, अगर वो टेंजिबल एसेट है देन सोल्ड, उसे सेल कर देना बुक वैल्यू पे, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसे छोड़ देना। अगर वो टेंजिबल एसेट है तो उसे बुक वैल्यू पे सेल कर देना, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसे छोड़ देना। पर ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सभी क्वेश्चंस में बताया ही जाता है, बस वैसे ही बता रहा था। जब आउटसाइड लाइबिलिटी को जब हम पे करेंगे, मतलब लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया था ना, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो जब पे करोगे तो एंट्री बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एसेट ट्रांसफ़र की थी, डेबिट वाला रियलाइजेशन, बेच दी, रियलाइजेशन क्रेडिट और पैसे आ गए। लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की तो जब पे कर दिया तो पैसे चले गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नोट, इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड, ये आपकी ड्यूटी बनती है क्वेश्चन को ख़त्म करने से पहले ये सोच लेना, देख लेना कि क्या सभी लाइबिलिटी की पेमेंट हुई या नहीं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर लाइबिलिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि लाइबिलिटी को हमने पे किया या हमने लाइबिलिटी को पे नहीं किया। सो वी हैव टू पे, तो हमें हर लाइबिलिटी को चुन चुन के पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो बारी आई हमारी फिफ्थ एंट्री की। अगर हमने एसेट बेची तो एंट्री बनी बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी एसेट तो जा रही है। अगर वो बिक रही थी तो मैंने बैंक डाला था डेबिट में, और अगर कोई पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या बना दी हमने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद करना बड़ा आसान है, एसेट बेचोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाए तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पे करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, और अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि अगर पार्टनर लाइबिलिटी ले जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई, उसको ना केवल उसकी कैपिटल के ही पैसे देने हैं, साथ ही साथ उस लाइबिलिटी के भी पैसे देने हैं जो वो लेके जा रहा है। और अगर कोई पार्टनर एसेट ले गया तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो पार्टनर एसेट ले जाएगा तो उसको उतने ही पैसे हम माइनस करके देंगे जितने की वो एसेट ले जा चुका है बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस के बंद होने पर उन्हें सेटल तो करना है।
अब बिजनेस बंद होगा तो उनकी कैपिटल की पेमेंट तो करनी है, तो जितनी की वो एसेट ले जाएगा तो उससे उसकी उतनी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एसेट ले जाए तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, और पार्टनर लायबिलिटी ले जाए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। इवन यहाँ तक कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो तो अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या होगा, वही काम, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अगर वो बिकेगी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर जो वो एसेट बिकेगी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर एसेट को कोई पार्टनर ले जाए तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो मुद्दे की बात यही है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो सेम एंट्री है। अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचो या रिकॉर्डेड एसेट को बेचोगे, एंट्री वही है, कैश टू रियलाइजेशन। पर ये जो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारी एसेट अनरिकॉर्डेड थी और वो हमारी बिक गई, तो एक तरह का हमारे लिए प्रॉफिट है इस वजह से। जबकि रिकॉर्डेड एसेट थी तो रिकॉर्डेड एसेट रियलाइजेशन में डेबिट में थी और उसे बेच दिया तो इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया, डेबिट और क्रेडिट डाल दिया। और क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी और अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी तो हमारे लिए वो फ़ायदा हुआ। इस वजह से रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस को इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो भले एसेट रिकॉर्डेड वाली बिके, भले एसेट अनरिकॉर्डेड वाली बिके, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर हम जब पे कर दें, सेम एंट्री है अभी जो बताई थी ना, रिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ रियलाइजेशन हमारे लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमारी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लायबिलिटी को अगर कोई पार्टनर ले जाए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी तक मैंने यही बोला 10 एंट्रियों तक एसेट बिकेगी तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, भले रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। लायबिलिटी को पे करोगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और पार्टनर ले जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। और रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फर्म पे करे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म का वो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस को फर्म पे करे और अगर रियलाइजेशन के खर्चे को अगर पार्टनर पे करे, तो यानी कि पार्टनर पे कर रहा है तो अपनी पॉकेट से थोड़ी पे करेगा, वो भी तो फर्म से ही मांगेगा उस चीज़ के पैसे। तो अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म पे करें तो रियलाइजेशन टू कैश, और अगर कोई पार्टनर पे करे इट मीन्स वो फर्म से कि वो पैसे तो दे देगा पर वो अल्टीमेटली पैसे किससे वापस मांगेगा, फर्म से। और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगली नेक्स्ट एंट्री है, अगर पार्टनर लोन को अगर हम पे कर दें, पार्टनर लोन एक ऐसा लोन है जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। पार्टनर की बीवी, पार्टनर की वाइफ का, सिस्टर का, ब्रदर का, मदर, फादर, जो भी रिलेशन में हैं, किसी का लोन, सभी लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन पार्टनर का खुद का लोन है तो पार्टनर के लोन को तो डायरेक्टली कैश या बैंक, सीधा बैंक में जाके वो पे करते हैं। पार्टनर लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा, उसके अलावा सभी प्रकार के लोन उसमें आएंगे रियलाइजेशन। नेक्स्ट एंट्री में अगर कोई लायबिलिटी वाला, हमारे बिजनेस का क्रेडिटर या और कोई लायबिलिटी वाला अगर हमारे बिजनेस से अगर कोई एसेट उठा के ले जाए बशर्त फुल सेटलमेंट पे लेके जाए तो नो एंट्री। और अगर फुल सेटलमेंट ना हुई, एसेट ज़्यादा की हुई, लायबिलिटी के पैसे कम हैं,
तो एसेट हम एक तरह से कहेंगे कि हमने एसेट उसे बेच दी, कैश टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी की पेमेंट ज़्यादा है और एसेट कम की है तो बाकी लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एसेट, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट लिखा है और लायबिलिटी वाला हमारे बिजनेस की एसेट को उठा के ले गया तो हम ये बोलेंगे नो एंट्री। फाइनली लास्ट, अगर फर्म को लॉस हो तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सावधान, कुल मिला के 4, आपके कोर्स में 4 नहीं है, सिर्फ 3 ही हैं, पहले हुआ करती थी। कुल मिला के ऐसी 4 आइटम हैं जिसे हम शो तो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में पर उसे पे नहीं करते। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेंगी, उसे शो तो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये अब आपके में नहीं है, ख़त्म हो गया है। ये 3 चीज़ें अगर आपको मिले बैलेंस शीट के अंदर, इन्हें इधर साइड पर दिखाना पर पे नहीं करना, क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं, ये प्रोविजंस होते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं, इनका कुछ नहीं करना, बस इसे शो करना है, इसका कुछ नहीं करना। तो मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो एंट्रियाँ हमने अभी खेली, आप उस चीज़ को समझ सकें, एक क्वेश्चन आपको अभी करके दिखला रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने फॉर्मेट बना रखा था, ये लीजिए, ये रहा एक क्वेश्चन। आप अपनी बुक में ढूंढे तो मिल जाएगा आपको, पर मैंने क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर मेरी बुक में तो 16 नंबर पे है। बैलेंस शीट का टोटल 89,000 है, आप चेक करना। अच्छा लगेगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा मेरा रियलाइजेशन, थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको रियलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड करना होता है हमने इसमें, इसलिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर रुपीस, बैलेंस शीट से सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, और ये रही मैंने कैश या बैंक अकाउंट बनाया जी। अब आपके सामने सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या बोली थी मैंने, याद करो कि 1 to all जितनी भी एसेट है, इवन गुडविल भी, एडमिशन रिटायरमेंट की तरह टेंशन ना लेना कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है, कुछ नहीं सोचना, बस कैश और बैंक को छोड़ के, ये देखो जी, कैश और बैंक दोनों बैलेंस, ये दोनों के दोनों बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस है 8,000 और कैश का बैलेंस है 5,500। बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस, बैंक और कैश का बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। बैंक और कैश के बाद मैंने क्या बोला था, 1 to all, लेकिन कैश को छोड़ के, बैंक को छोड़ के और पीएनएल को छोड़ के, यही बोला था ना बेटा, भूल तो नहीं गए ना। तो जब हम सारी एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, ऐसे साफ सुथरा लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। टू सन्ड्री एसेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। स्टॉक है हमारा 5,000 रुपये का, ऐसे लिखना, टू सन्ड्री एसेट, और एक एक करके चीज़ों को डालना। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, डेटर है 20,000, पर सावधान, डेटर के नीचे अगर बच्चे प्रोविज़न हो ना,
उस प्रोविज़न को हमेशा यही दिखाना, प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को, प्रोविज़न को यहाँ दिखाना। स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर, डेटर के बाद प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, बिल्डिंग है 15,000 रुपीज़ की। बिल्डिंग के बाद है गुडविल, गुडविल है 4,000 रुपीज़ की। तो टोटल कितना हो गया? 20, 20, 40, 50, 55, 70, 74। रिपीट कर ले ज़रा, 15 और 5 20, 30 और 20 50, 70, 15, 5 20, 30, 50, 70, 74, यस 74। पर सर दिस इज़ P&L अकाउंट। मैंने क्या बोला था? 1 to all, जितनी एसेट्स हैं इवन गुडविल भी ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन किसको छोड़ के? कैश और बैंक को छोड़ के, क्योंकि ये जाएगा बैंक में और P&L के लॉस को डालते हैं इधर साइड पर। और P&L के अलावा अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस भी हो, वो भी इधर ही साइड पर पार्टनर के अकाउंट में बढ़ जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में। और क्योंकि यहाँ रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशो ली गई है ये वाली साइड। मतलब ऐसे यूँ उठाकर यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, ऐसे सारी एसेट, लेकिन इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का अगर लॉस हो वो भी इधर ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा 1 to all सारी एसेट, देख रहे हो साफ सुथरा लिखा है ना। अब आगे दूसरी साइड पर आए, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को कैपिटल में डाल दो 10,000, 10,000। उसके बाद ऊपर क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसिस एज लोन, मिसिस बी लोन, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाई सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिटर। ऐसे साफ सुथरा ही प्रेजेंट करेंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशन करनी भी आसान हो और प्रेजेंटेशन भी अच्छी दिखे। क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसिस ए का लोन हमारी फर्म के लिए तो आउटसाइडर है ना, भले ए की खुद की पर्सनल बीवी हो पर हमारी फर्म के लिए तो वो आउटसाइडर है। तो मिसिस बी का लोन, अब मिसिस ए का लोन, मिसिस बी का लोन, ये कितना आ गया हमारे पास? क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसिस ए लोन, मिसिस, पर बेटा ये क्या दिख रहा है? बी का लोन दिख रहा है ना, पार्टनर का लोन दिख रहा है ना। ये पार्टनर का लोन डायरेक्टली हम कहाँ पर पे करते हैं? सीधा बैंक में। पार्टनर का लोन इधर ही आएगा, पार्टनर का लोन इधर सीधा डायरेक्ट बैंक में। पार्टनर का लोन डायरेक्ट बैंक में। पार्टनर के अलावा भैया बहना, चाचा चाची, पड़ोसी पड़ोसन, कोई भी हो, सब इसमें आएंगे। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी सिर्फ लोन लिखा है। अबे भाई लोन लिखा है, लोन मतलब लोन सब यहाँ आएंगे। बच्चे कहते हैं लोन सर इसमें तो बता ही नहीं रखा कि लोन पार्टनर का है या पार्टनर की वाइफ का है। अरे बैंक से भी तो लोन हो सकता है। तो लोन सभी इधर ही आएंगे, बस एक पार्टनर के लोन को छोड़कर, बस एक पार्टनर के लोन को छोड़कर। पार्टनर का लोन सीधा बैंक में और बाकी सारे यहाँ पर। सावधान, क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसिस एज लोन, मिसिस बी लोन, पार्टनर का लोन। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व सीधा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,000, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 1,000 रुपये का, राइट, 1,000। अभी मैंने बोला था ना 3 चीज़ें जिनको दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें बस यहाँ दिखाना है, इसलिए मैंने पहले से देख लिया था, लाइन मैंने पहले ही छोड़ दी थी कि इनको बस केवल दिखाना है, पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 8, 5, 13 यानी 53, 3 और 1 4, हाँ जी 53 आ गया। तो हमारे पास आया, तो आपने क्या करा? बैलेंस शीट को खाली करा। सबसे पहला काम
कैश और बैंक और पीएनएल को छोड़ के सारी एसेट इधर डाली, कैश और बैंक इसमें डाले और पीएनएल के लॉस को पार्टनर में डाला। दूसरी साइड पर पार्टनर की कैपिटल और जनरल रिजर्व तो पार्टनर में डाल दिया और उसके अलावा क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसेज ए, मिसेज बी, आईएफआर ये इधर मैंने पटक दिया। अब क्या करना है, तो हमारी दो एंट्रियां हो गई हैं बेटा, आप सुन रहे हैं मेरी बात, कि सारी एसेट क्या ट्रांसफ़र करेंगे। जब एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट एंड आउटसाइड लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। दो एंट्रियां हो गई। थर्ड नंबर पे अब एसेट या तो बिकेगी या तो एसेट आप बेचोगे। अगर आप एसेट बेचोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे एसेट बेची, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर ले जाएं तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर बस अब दो ही चांस हैं। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा, पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो मैं लिखूंगा पार्टनर का नाम और ब्रैकेट में वो एसेट। और अगर जो एसेट बिक जाएगी तो मैं लिखूंगा बाय बैंक। मैंने एसेट क्या बोली एंट्री, एसेट इधर तो बेचेंगे इधर, एसेट इधर ट्रांसफ़र की ना तो इधर बेचनी है। तो अगर एसेट बिक गई तो आपने एंट्री क्या बोली, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई पार्टनर ले जाए तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे बनेगी ना एंट्री। तो अब आप एक एक करके मेरे साथ अब सुनिएगा और पढ़िएगा। ए प्रॉमिस करता है, पहले पॉइंट पे लिखा है ए प्रॉमिस टू पे। ए कहता है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। ओके, तो मतलब पार्टनर एक तरह से लायबिलिटी ले जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल ब्रैकेट वाइफ लोन। पार्टनर एक तरह से अपनी वाइफ के लोन को कह रहा है, मैं अपनी वाइफ के, वो कहना चाहता है कि मेरी वाइफ के जो पैसे हैं ना बिजनेस में लगे हुए, जो मेरी वाइफ ने फर्म को लोन दिया था वो पैसे मुझे दे दो, मैं अपने आप अपने घर पे अपनी बीवी को पैसे वो दे दूंगा। देगा नहीं देगा वो अपने आप जाने, हमारी फर्म से लायबिलिटी जा रही है। टू एज कैपिटल ब्रैकेट वाइफ लोन। और ए कह रहा है मैं तो ना 4000 का स्टॉक भी ले जाऊंगा, तो बाई एज कैपिटल 4000 रुपये का मैं तो स्टॉक भी ले जाऊंगा। बी कहता है मैं तो हाफ इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा। ओके, वो भी 10% डिस्काउंट पे, हाफ 10 का हाफ 5 की इन्वेस्टमेंट। तो लिखा मैंने बाई 20 कैपिटल ब्रैकेट हाफ इन्वेस्टमेंट 10 का आधा 5000 की इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट काट के 4500 में वो इन्वेस्टमेंट ले गया। 4500 में वो इन्वेस्टमेंट ले गया। ठीक है, डेटर को कितने में रियलाइज कर दिया, 19000 में। डेटर बिक गए, डेटर रियलाइज हो गए 19000 में, डेटर रियलाइज हो गए। डेटर के बाद यहाँ पर देखो प्लांट कितने में रियलाइज हुआ, नंबर 5 पे लिखा है। प्लांट रियलाइज हुआ 25 में, बिल्डिंग 40 में, प्लांट 25 में, बिल्डिंग 40 में। और उसके बाद प्लांट बिल्डिंग गुडविल के 6000, गुडविल के 6000, गुडविल के बाद रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4500, इन्वेस्टमेंट बची हुई इन्वेस्टमेंट 4500 रुपये में सेल हो गई। तो कितना आ गया, 19 और 6 25 और 25 50 40 90 94,500। तो ये सारी एसेट बिक गई। आगे कहता है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर था जो फर्म से बिल्कुल अनरिकॉर्ड हो चुका था, विच हैड बिन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली, जिसे हमने पूरी तरह से कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था बुक्स में से। इट वाज नाउ एस्टिमेट, हमने ये एस्टिमेट किया, इट इज़ नाउ एस्टिमेट टू रियलाइज, कि उसे कितने में रियलाइज करेंगे हम, 300 में। और ये कौन उठा के ले गया, बी। अरे भाई साहब, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, एंट्री में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट, तो मेरी एंट्री को सुनना, 300 रुपये की अनरिकॉर्डेड एसेट को ले गया। तो अभी मैंने क्या बोला था,
अगर आप भूल ना गए हो तो एसेट ट्रांसफ़र करी तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू ऑल एसेट। इन एसेट का क्या होगा, या तो बिकेंगी, अगर बिकेंगी तो हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक लिख दिया। और अगर कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जैसे ए स्टॉक ले गया तो एंट्री बोली एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बी इन्वेस्टमेंट ले गया, बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बी अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया, बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। भले रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड, अगर अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड एसेट बिकेगी तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। और अगर कोई लायबिलिटी, अब आई लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटी को अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर वो पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी को अगर पार्टनर लेके जाएगा, लायबिलिटी को अगर पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री बोली रियलाइजेशन टू पार्टनर, जैसे ए ले गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सिंपल एंट्रियां हैं, बस इन्हीं एंट्रियों का खेल है। नंबर 4 में छोड़ के आया था, एक बार सुनना। क्रेडिटर और बिल पेबल की पेमेंट वैसे 1 मंथ के बाद करनी थी, पर क्योंकि हमारी फर्म का डिसोल्यूशन समय से पहले ही हो गया तो वो डिस्काउंट, तो हम क्रेडिटर और बिल पेबल को से कह रहे हैं भैया 6% का डिस्काउंट देना पड़ेगा तेरे को। तो क्रेडिटर की पेमेंट है 30,000, क्रेडिटर बिल पेबल, क्रेडिटर 30,000 और बिल पेबल थे 8,000। तो हम क्रेडिटर और बिल पेबल को पूरी पेमेंट नहीं कर रहे, 30,000 और 8,000 का 6% डिस्काउंट, और वो भी 1 महीना का। यहाँ पे ना 6% के आगे पर एनम वर्ड लिखा है, तो यानी कि साल का डिस्काउंट है ना रेट तो, और 1 महीने की बात कर रहे तो एक 1/12, और अगर ये पर एनम वर्ड ना लिखा होता, सिर्फ 6% होता, तो मैं ये टाइम नहीं लगाता, मैं 1/12 नहीं लगाता। 1/12 वो रेट के आगे पर एनम वर्ड लिखा है इसलिए लगाना पड़ा। तो कितना आ गया 29,850 इसका आ गया, और इसका आ गया 2020 जो 2 कितना आ गया 2,40,7,960। तो हमने क्रेडिटर की भी पेमेंट कर दी और बिल पेबल की भी पेमेंट कर दी। क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों की हमने पेमेंट कर दी। तो और अंत में रियलाइजेशन के एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी हमने पे कर दिए, हो गया। पर क्वेश्चन को ख़त्म करने से पहले सावधान, एसेट मत देखना, सोचना ही नहीं, लायबिलिटी जरूर देखना कि क्या सभी लायबिलिटी पे हुई। इनको पे करते नहीं हैं, बारी आई इनकी। क्रेडिटर हाँ पे हो गया, बिल पेबल हाँ पे हो गया। मिसिस ए का लोन उसका हस्बैंड उसका ले गया था पार्टनर, मिसिस बी का लोन कहाँ लिखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। अब उसका पति उससे प्यार नहीं करता तो लायबिलिटी नहीं लौटाओगे क्या, ये थोड़ी बात होती है। तो लायबिलिटी तो लौटानी पड़ेगी। आओ बी की लायबिलिटी को मिसिस बी लोन, 1 मिनट, मिसिस बी लोन 10,000 रुपये की लायबिलिटी को पे कर दिया गया। तो टोटल कितनी की पेमेंट हो गई 48,810। तो जब आप इसका जब टोटल करेंगे, कर लीजिएगा कोई बात नहीं, टोटल जब आप करेंगे इसे प्लस करना, इसे माइनस करना, यहाँ से निकल आएगा 2, इधर निकलेगा तो प्रॉफिट, और इधर, और अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो यहाँ पे निकलेगा तो लॉस होगा, वो बस और कुछ नहीं। तो कितना अमाउंट निकल आएगा 31,490 रुपये। कर लीजिएगा टोटल आप अपने आप ही। तो ये टोटल आप अगर करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, और ये हाफ रेशियो इक्वल है। 1 मिनट सर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास
15,745 और 15,745 हो गया। ये बनते ही समझो 99% क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब करना क्या है, एंट्रियों को क्रॉस डालना है। जैसे पार्टनर ये वाइफ का लोन लेके गया था ना, ये एंट्री देखो जा रही है, देखो ये कौन से एड्रेस पे पहुंचाओगे, एक के एड्रेस पे देखो जा रही है, देखो जा रही है, पहुंच रही है, देखो पहुंच गई, ये पहुंच गई। तो यहाँ पे डालेंगे कहाँ से इसके पास एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट से, कि ए ले गया था अपनी वाइफ का लोन, ठीक है। ये क्या लिखा है, बैंक। अब बैंक कहाँ पे जाएगा, डेबिट है ना यहाँ पे बैंक, तो बैंक डेबिट से कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट में, इधर चला जाएगा। तो क्या नाम लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। और वरना जो बच्चे एंट्रियों से अगर खेलना जानते हैं तो एंट्रियाँ भी समझ सकते हैं कि रिलायबिलिटी को पे किया होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन में टू बैंक डाला तो बैंक में क्या डालूंगा, बाय रियलाइजेशन। और पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो एज कैपिटल में क्या डालूंगा, बाय रियलाइजेशन। तो चीज़ समझने वाली है, पर जिनको नहीं भी पता चलता इतना तो देख सकते हैं कि मैं क्रॉस डाल रहा हूँ। पार्टनर का नाम जहाँ पे लिखा तो पार्टनर में जाएगी, बैंक जहाँ पे लिखा वो बैंक में जाएगी। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी पार्टनर में चला गया, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, इस तरह से। तो 15,745, 15,745, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ गया। अच्छा यहाँ पे आओ, ए ले गया स्टॉक, बी ले गया इन्वेस्टमेंट भी, एसेट भी, तो ये यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये इधर टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। ए ले गया 4,000 का सामान और बी कितने का ले गया, 45 और 3 4800 रुपये। देख लो इकट्ठे डाल देता हूँ, नहीं तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो। 4800 रुपये का सामान, सुना। तो पार्ट और एंट्री वैसे क्या बनाई थी, एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई एज कैपिटल, तो एज कैपिटल में क्या डाला, टू रियलाइजेशन। ये हो गया। बैंक लिखा है ना यहाँ पे, बैंक, तो बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो बैंक के डेबिट में चली जाएगी एंट्री और नाम डालेंगे टू रियलाइजेशन, 94,500 रुपये। हो गया खत्म, इस तरह से। और एसेट जब बिकती है तो एंट्री बनती है बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक में क्या डालूंगा, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या डाली, बाय बैंक। बस ऐसे क्रॉस डालनी है। पार्टनर की एंट्री जा रही है, पहुंच गई इधर, ये वाली पार्टनर वाली एंट्री पहुंच गई इधर, बैंक वाली एंट्रियां पहुंच गई बैंक। जब आप इसका टोटल करेंगे तो जितनी इनकी पेमेंट बनती है उतनी पेमेंट इनको कर दो। यहाँ पर लिखो टू बैंक, निपटाओ कहानी, बिजनेस करो बंद। तो इसे ना टोटल करेंगे बेटा, इसका यूँ ऐसे, इसका करेंगे टोटल, इसको करेंगे टोटल, इसको करेंगे माइनस, इसका करेंगे टोटल और इसको करेंगे हम माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 29,995, 29,995, 24,195, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अब अल्टीमेटली इन पार्टनरों को पेमेंट हो गई, तो ए को भी सेटल कर दिया और बी को भी, और हमारा बिजनेस हो गया ख़त्म। 29,995 और 24,195। तो प्लीज़ अब इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर टोटल मैच हो जाएगा, 1,08,000 और 1,08,000। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखें और आपको अच्छा लगेगा जी। ओके, बाय।